नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं जाप कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, जो कि जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नया चैनल है और मैं चाहता हूं कि आपका चैनल दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम आपसे विशेष रूप से ये पूछने के लिए आए हैं कि कल जाप का 6ठा स्थापना दिवस है और इस अवसर पे जाप सुप्रीमो मौजूद नहीं है। इन तमाम स्थापना दिवस की किस तरह से व्यवस्था की गई है और उनके अनुपस्थिति में जाप में किस तरह लोगों में भावनाएं हैं, ये बताइएगा ज़रा। देखिए, वैसे तो हम लोगों को उम्मीद थी कि 31 अगस्त तक नेताजी बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कारण से राज्य सरकार की उदासीनता से नहीं आ सके हैं बाहर, तो मन थोड़ा सा छोटा हो गया हम लोग का। लेकिन स्थापना दिवस हम लोग का हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने घोषणा किया था कि पूरे बिहार का स्थापना दिवस हम लोग पटना में करेंगे, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार के विभिन्न जिला में जहां हम लोग की पार्टी कार्यालय है वहां, और जहां पार्टी कार्यालय नहीं है तो वहां किसी सार्वजनिक जगह पे हम लोग पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस करेंगे। पटना में भी यह कार्यक्रम होगा कल, और हमारे पटना के जितने भी प्रमुख साथी हैं वे सब एकत्रित हो रहे हैं। सिन्हा लाइब्रेरी रोड में एक अदिति कम्युनिटी सेंटर है, वहीं पर हम लोग एकत्रित हो रहे हैं जहां हम लोग पार्टी का स्थापना। तो यहाँ पटना में जो पटना के कार्यकर्ता गण हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मनाया जा रहा है। अच्छा, ये जाप सुप्रीमो के न होने से इस उत्सव है ये आपके लिए इस की स्थापना दिवस, तो ये उत्सव में क्या फीकापन रह गया है या फिर नॉर्मल है सब कुछ, ये बताइएगा जरा। स्वाभाविक है, घर का गार्जियन अगर नहीं है तो कार्यक्रम में उस तरह का आनंद की अनुभूति तो नहीं होगी। लेकिन हम एक रिवाज है, एक परंपरा रही है, हम लोग हर साल स्थापना दिवस मनाते रहे हैं, तो इस बार भी हम स्थापना दिवस मनाएंगे, लेकिन वो उमंग और उत्साह में तो कमी ज़रूर दिखेगी। ये जो पार्टी 6 साल से चल रही है, ये पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करता है सत्ता में जो लोग हैं। अभी सत्ता में जो केंद्र कर रहा है निजीकरण, सब कुछ पे इतने लगातार ये पूरी सूची जारी कर दी गई है निजीकरण पर, इस पे क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो पहले भी इस पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आप लोगों को काफ़ी नज़रअंदाज किया जा रहा है इस मामले में भी। देखिए, देश में पहले से ही यह सरकार निजीकरण लागू कर चुकी है। कई संस्थानों को जो लाभ में भी है और जो हानि में भी है उसको निजीकरण की ओर धकेल रही है। लेकिन पिछले दिनों जो केंद्र सरकार का फैसला आया मोनेटाइजेशन का, एक नई शब्दावली गढ़ी गई, ये मौद्रीकरण है। ये बहुत, इस पर हम लोग की पार्टी की आपत्ति है। इस टर्मिनोलॉजी को देश के बहुत सारी पार्टियों ने ठीक से नहीं समझा और कोई सड़क पर नहीं उतरी। हमारी पार्टी पहली पार्टी है देश की जो भारत सरकार के इस मौद्रीकरण की नीति के खिलाफ में पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने पिछले दिनों पुतला फूंका है, और इसको लेकर के ये अनवरत हम लोग का आंदोलन चलेगा। हम लोग 31 तारीख के स्थापना दिवस के बाद 2 तारीख से बिहार के हर चौक चौराहे गली मोहल्लों में इस संदर्भ में जन जागरण का अभियान चलाएंगे और मौद्रीकरण के खिलाफ में देश में वातावरण बनाएंगे। अच्छा, ये जो जागरण आप लोग अभियान चलाने वाले हैं, लोगों को बताने वाले मौद्रीकरण और निजीकरण में क्या डिफरेंस है? सरकार ने जो इसे अलग अलग शब्दों में बांटा है मौद्रीकरण और निजीकरण को, आप इसको बताइएगा, इससे क्या तात्पर्य है? ये बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल कहा है। यह एक सामान्य ज्ञान का विषय हो सकता है आपके श्रोताओं के लिए भी और देश की जनता के लिए। निजीकरण और मौद्रीकरण में, जैसा कि भारत सरकार ने अपने को स्पेसिफाई किया, उस रोज़ वित्त मंत्री ने जो बात रखी लोगों के सामने में, तो निजीकरण को तो सब लोग जान रहे हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको कंप्लीट रूप से निजी हाथों में सौंप देना, यानी उसको बेच देना। मौद्रीकरण को इन लोगों ने कहा कि मौद्रीकरण शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसको मोनेटाइज कर रहे हैं,
इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हैं। यानी हम लोग 4 साल के लिए किसी संस्था को 5 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे, लीज पर देंगे। लेकिन आप जान रहे हैं कि कई सारी संस्थाएं जो लीज पर दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाती है, उसकी अवधि शुरू में निर्धारित रहती है 4 साल, 3 साल, 2 साल, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट पर वही संस्थाएं बेची जा रही है जो लाभ में, और आप ये कह रहे हैं कि इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, यानी पहले से जो इस संस्थान के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अनएफिशिएंट हैं। तो ये अनएफिशिएंट हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? कौन लेंगे? अगर वो घाटे में पहुंचा रहे हैं या उनकी दक्षता इतनी कमज़ोर है तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को है। अब तक क्यों नहीं अपने इस संस्थान के निदेशक, डायरेक्टर, अधिकारियों को आपने बर्खास्त किया? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जो उनको आप बेचने पर और उसका मोनेटाइज करने पर, उसको मौद्रीकरण करने पर आमदा है? यह देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। हमारी पार्टी और मैं स्वयं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के दलाल हैं, उसके आदेशपाल हैं, उसकी चपरासी की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि देखिए हम कुछ समय के लिए देंगे लीज पर, उसके बाद ये विकास करेगा, ये सरकार प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो पूरी तरीके से उसको मेंटेन किया जाएगा। अभी सरकारी हाथ में ये नहीं हुआ तो अब इस पे ये सरकार क्यों का तर्क है, ये सरकार का तर्क है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार का ये तर्क है कि हम नहीं विकास कर पाए तो सरकार इस मामले में अक्षम है। तो पहले से उस संस्थान को चलाने वाले जो अधिकारी है वो इस्तीफा करे, उनको बर्खास्त करे, और जो मंत्री इस विभाग को देख रहे थे उसको बर्खास्त करे। अब संस्थान को बेच दीजिएगा, संस्थान में जो गड़बड़ी है उसको ना ठीक करिएगा। आप प्रधानमंत्री है देश के, आपके घर का पैसा लगा हुआ है खाली क्या? आपके भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा हुआ है क्या? हिंदुस्तान के 1.5 अरब जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स अर्जित होता है उससे ये संस्थान खड़े हुए हैं, और उस संस्थान को बेचने का अधिकार केवल प्रधानमंत्री को नहीं है। इसमें भारत सरकार के सदन में बहस होना चाहिए। यदि आप पटना के किसी संस्थान को, राज्य के किसी संस्थान को बेच रहे हैं तो बिहार के विधानसभा में इस पर खुली बहस होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से खुला संवाद होना चाहिए, तब जा कर के ये निर्णय होना चाहिए कि इसको बेचना है या नहीं बेचना है। ये मोनोपोली है, एक तरह की तानाशाही है। इस तानाशाही का और इस पूंजीपतियों के, कारपोरेट घराने के एक एजेंट के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री को हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। इसलिए मैंने उनका पुतला हम लोगों ने जलाया है और आगे भी विरोध रहेगा। 6 सितंबर को हम लोग बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर के सामने में धरना और प्रदर्शन दे करके इस नीति का विरोध करेंगे और भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि अविलंब इन नीतियों को पुनर्वापसी किया जाए। ये तो आप लोगों की पार्टी की तरफ से किया गया कार्यक्रम जो होने वाला है वो है। अभी सर आप लोग जो है ये जनता से काफ़ी जुड़ी हुई पार्टी है, जो जन अधिकार पार्टी है, इसमें ये अभी काफ़ी लोगों से जुड़ी हुई पार्टी भी मानी जाती है बिहार में। तो अभी जो लोगों का इस निजीकरण और मौद्रीकरण जो है, इस पर जो राय है कि इससे अरे भाई अब तो रेलवे अच्छा हो जाएगा, सड़क अच्छे हो जाएंगे, इससे फ़ायदा ही है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके नज़र को खोलने के लिए आप कुछ उन्हें संदेश देंगे कि ये क्या है? बिल्कुल, मैं संकेत दूंगा। जैसे आपने देखा, हम 2 मामलों से आपको उदाहरण देना चाहते हैं। एजुकेशन को निजीकरण किया गया, क्या हुआ? देश के कोई भी गरीब जनता प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती है अपने बच्चों को, और उसका विपरीत प्रभाव क्या हुआ? जो सरकारी विद्यालय है वो पूरी तरह से चौपट हो गया। अब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अब चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा नहीं सकते हैं जो गरीब जनता है वो। तो क्या होगा? उनकी शिक्षा तो ख़त्म हो गई। अब आइए हेल्थ पे। सरकारी जो अस्पतालों की व्यवस्था है, जिसको आप देख ही रहे हैं, उसी का उजागर करने के जुर्म में हमारे नेताजी जेल में हैं। मूल मुद्दा वही है, जेल में जाने का, लेकिन घसीटा गया दूसरे मामलों को लेकर के। तो अब सरकारी अस्पतालों को ध्वस्त होने के लिए छोड़ दिया गया
और निजी अस्पतालों की बाढ़ आ गई। तो जो गरीब जनता है वो एकदम अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ना पढ़ा पाएगा और ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, निजी नर्सिंग होम में भी नहीं दिखा पाएगा और ना इलाज करा पाएगा। तो उसकी जान के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो आप कोई सुविधा दे नहीं रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं है, नर्स भी नहीं हैं भी तो किसी काम के नहीं हैं भी किसी काम के तो वो जाते नहीं हैं। तो ऐसी व्यवस्था आपने की है, जो दो तरह की व्यवस्था आपने की इस देश में। आपने अपनी व्यवस्था से गरीबों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया, उसको उपेक्षित किया आज तक। और फिर से एक नई परिपाटी जो मौद्रीकरण की और निजीकरण की चलने वाली है, उससे भी आम जनता पीसी जाएगी। आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो आप यहाँ से जहानाबाद 10-15 रुपया के किराए पर आप चले जाते थे, अब जहानाबाद जाने के लिए आपको 200 रुपया किराया देना पड़ेगा। तो जेब किसकी ढीली होगी और जेब किसका भरेगा? सीधा सवाल है यहाँ हमारा। आम जनता का जेब ढीली और कारपोरेट वाले लोगों को आप जेब भर रहे हैं। तो गरीब जनता को और गरीब और अमीर कारपोरेट घराने के लोगों को और अमीर बनाने की ये गंभीर साजिश है। इसी साजिश की हमारी पार्टी विरोध करती है। अभी ये निजीकरण और मौद्रीकरण पे हम लोगों ने जो बात की है यहाँ पर, इससे काफ़ी लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये पूरा चक्र क्या है और ये पूरा खेला क्या है। आगे और भी तमाम बातें आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बस जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।